अगले टर्न पे पक्का मैग्नेटिज्म करा देंगे। चलो ठीक है, जिन लोगों ने मैग्नेटिज्म पे वोट किया है तो वो निराश ना हो, उनको अगले टर्न पे मैग्नेटिज्म मिलेगा। अगले टर्न पे हमारी क्लास भी है, अगले टर्न पे हम मैग्नेटिज्म को रिवाइज करा देंगे फिर से। चलो आज यही पढ़ लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी। देखिए, रेडियो वर्ड जो है वो रेडिएशन से आया है, मतलब यहाँ पे रेडियो का मतलब है रेडिएशंस, ठीक है। एक्टिवली रेडिएट करने वाले सब्सटेंस, ठीक है, जो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं एक्टिवली, ठीक है। एक्टिवली मतलब लगातार उनके अंदर से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, तो उस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। क्यों निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, सब समझेंगे अभी, ठीक है। देखिए, आप क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, हम लोग क्या क्या चीज़ें जानेंगे, जो वैसे तो ये पूरा प्योरली 10th का चैप्टर है, तो ये सब आपको नहीं दिखाते हैं हम। यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सब जानते हैं ये सब, है ना। और आप लोगों ने तो और आगे का पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन एक कोई भी सर्टेन पाथ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाउड। हाँ, क्लाउड के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। श्रोडिंगर की कैट, बिल्ली देखी है, नहीं देखी है, चलो दिखाएंगे, दिखाएंगे कभी। तो ये क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब क्लाउड में घूमते रहते हैं, बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में रहती है इप्सिता और मानसी, ठीक है। ये दोनों लोग न्यूक्लियस में रहते हैं। अब देखो कौन प्रोटॉन है कौन न्यूट्रॉन है, बताओ कौन प्रोटॉन है कौन न्यूट्रॉन है इसमें से, हैं दो, दोनों में जो भारी है वो न्यूट्रॉन है, हैं। तो कौन न्यूट्रॉन है, मानसी। ऐसे तो मानसी को इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। अच्छा, तो मानसी, फिर इसका मतलब है जब तक मानसी न्यूक्लियस में रहेगी न्यूक्लियस अनस्टेबल रहेगा, है ना। मानसी को निकाल देगा वो तो स्टेबल बन जाएगा। तो किसको डाला जाए अंदर, एकलव्य को, है। मैं न्यूट्रॉन। तो चलो, इप्सिता के साथ एकलव्य को अंदर डाल दिया गया, और मानसी आगे रिवॉल्व कर रही है इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पे, ठीक है। तो हम सब जानते हैं एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा। देखिए, अब एकलव्य के आगे ऑलरेडी न्यूट्रॉन लिख गया। दोनों में भारी कौन होता है, बताया भी था एक बार, कंपैरेटिवली कौन भारी होता है, वैसे तो दोनों का मास सेम रहता है, न्यूट्रॉन 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 थोड़ा सा भारी होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब कितना हल्का है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के मास में आप इतने से मल्टीप्लाई करें, यानी 1800 टाइम्स से, रफली 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप करते हैं, तब आपको मास ऑफ प्रोटॉन मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन कितना भारी है, तो आप कहेंगे 1800 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, काफ़ी भारी है। आगे चलते हैं, देखिए ये देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, आप सबने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो मास है वो तो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे होंगे, और उनके उनके बीच में स्पेस भी है। प्लम पुडिंग मॉडल सुना है नाम, प्लम प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, पुडिंग केक की तरह। तरबूज, हाँ थॉमसन वाला तरबूज वाला मॉडल, ठीक है, वो भी उन्हीं का है, वही एक ही चीज़ है। उसके बाद थॉमसन के बाद फिर रदरफोर्ड ने आके बताया कि भैया मास हर जगह नहीं है। थॉमसन ने कहा था हर जगह यूनिफॉर्म है, तो फिर उन्होंने बताया आगे कि नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जे थॉमसन पहले ही बता चुके थे। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल ने कहा, क्या मैक्सवेल का एक रूल था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बोलो, हर जगह हर बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वो जो एनर्जी है वो रेडिएट करता है। अब एनर्जी रेडिएट करेगा तो सोचो, घूमते घूमते एक टाइम पे ऐसा होगा, एनर्जी एनर्जी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, करके करना जरूरी है, अच्छा चलो कर लेते हैं, यस सर। चलो कर लेते। बिला वजह रोक दिया हमने, हो रही थी, नहीं कर दिया, हो रही है। तो देखिए,
तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो अल्टीमेटली वो डाई आउट कर जाएगा थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि एनर्जी कितनी निकालेगा निकालेगा निकालेगा, खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो वो आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम कोलैप्स कर जाएगा। तो और हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ कोई चीज़ें कोलैप्स नहीं कर गई हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, है ना। हम ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे दादाजी की जो कार थी वो छोटी होते 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 इतना खिलौना बचा है अब हम उससे खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो जितनी बड़ी थी तब आज भी उतनी बड़ी है। हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, एटम कहीं नहीं मर गया है, ठीक है। तो फिर क्या मतलब हुआ, तो फिर एक और साइंटिस्ट आए नील्स बोहर जिनका नाम था, ठीक है। नील्स बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते तो हैं, रदरफोर्ड ने सही बताया इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। उन ऑर्बिट में जिस घूमते टाइम पे वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। वो एक स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, स्पेशल पाथ हैं जिस पे वो घूम रहे हैं, और जब वो ऐसा कर रहे हैं तब एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है। अब रिलीज नहीं हो रही तो इसीलिए स्टेबल है। अच्छा, तो एनर्जी रिलीज होती कब है वो भी बताया। क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ना चारों तरफ, देखिए ये सब शेल्स बनी हुई है, पहला दूसरा, तो ये स्पेशलाइज्ड ऑर्बिट हैं, इसके अंदर घूमते हुए एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, लेकिन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे तो हायर ऑर्बिट से लोअर में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, लोअर से हायर में जाएंगे तो एनर्जी चाहिए होगी वहाँ जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट्स में निकलती है, जिसको h से लिखते हैं, कभी बताएंगे आपको पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारी बातें बताई गई कि भाई जस्टिफाई करने के लिए कि जो एटॉमिक मॉडल है वो उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये पहला एनर्जी लेवल है E1 ये ऑर्बिट, ये दूसरा एनर्जी लेवल है E2। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी लेवल्स में घूमते रहते हैं, एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं जब वो इन ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। एनर्जी कब रेडिएट करेंगे या कब गेन करेंगे, जब वो इनसे दूसरे में जंप करेंगे, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तब एनर्जी का रेडिएशन होता है। अदरवाइज वो अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में घूमते वक्त एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, देयरफॉर दे डोंट डाई आउट। क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, ठीक है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं जहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। अब कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे, ये देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि उन शेल्स में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और इसका एक फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से, ठीक है, कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जैसे पहले में 2 हैं, आगे उसके आगे कितने होंगे, ये इस फॉर्मूले से आता है। ये फॉर्मूला है 2n²। यानी अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल्स होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। मतलब हमने मान लीजिए 3 शेल बना दिए, अब ये बताता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n²। यहाँ पे n नंबर ऑफ शेल है तो n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, यानी अगर आप पता करना चाहते हैं कि पहले शेल में, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, तो यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ, क्योंकि n की वैल्यू 1 रख दी आपने, इसीलिए पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n की वैल्यू आप रख दीजिए 2 तो आएंगे 8 निकल के, देखो यहाँ से। तो दूसरे में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। इसी तरह से तीसरे के लिए आप रखेंगे n की वैल्यू 3 तो आएगा 18, है ना। इस तरह से आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि अलग अलग शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं। देखिए वेरियस शेल्स हैं, शेल के नाम भी K L M N शेल है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स हैं, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये नंबर ऑफ, पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल, ठीक है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में बढ़ते चले जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको ध्यान से देखिए। एटम का साइज़ रफली कितना होता है उसको समझिए। ये देखिए एटम का साइज़ आपके सामने लिखा हुआ है, रफली एटम का साइज़ 10⁻10 के आसपास का होगा। और न्यूक्लियस का साइज़ जो होता है वो कितना होगा, देखिए रफली लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁻15। तो ये बेसिकली 10⁻14 से 15 की रेंज में होता है, इस साइज़ का होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का साइज़ ये देखिए 15 से 14 की रेंज में होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। चार्ज होता है एक प्रोटॉन का वही जो न्यूट्रॉन का होता है, बस प्लस में होता है। मास प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻⁻27। यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। मास न्यूट्रॉन का भी रफली सेम होता है, लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल पे कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रॉन भारी होगा प्रोटॉन से, ठीक है।
देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो जितने प्रोटॉन होते हैं, देखिए ध्यान से, एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं उसको हम किससे लिखते हैं? Z से, या इसको बहुत अच्छे वर्ड में क्या बोला जाता है? Z भी बोला जाता है, सुना होगा ना, Z भी बोला जाता है। Z बोलिए, Z बोलिए। देखिए यहाँ ध्यान से, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर का मतलब है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं उनका सम। न्यूक्लियस में होते हैं, ये दोनों रहते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए इनका एक नाम है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहने वाले, क्लियर है? न्यूक्लियस में रहने वाले, जैसे इंडिया में रहने वाले क्या कहलाएंगे? इंडियंस, है ना, इस तरह से। हाँ, तो उनका नाम है न्यूक्लियॉन्स। ब्रिटिश में रहने वाले ब्रिटिशर्स बोलते थे, ब्रिटिशर्स, तो इस तरह से रशियंस, रशिया में रहने वाले रशियंस, तो ऐसे न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं ये एक और नंबर से डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं मास नंबर। मतलब हम अगर नहीं बोलना चाहते हैं कि न्यूक्लियॉन्स कितने हैं तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मास नंबर बताओ कितना है, क्योंकि पूरे एटम का जो मास है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का सम करके ही निकाला जाता है, क्योंकि वही सबसे भारी पार्टिकल है उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं हम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जब ऐड किया जाता है तो वो मास नंबर कहलाता है किसी भी एटम का। यानी न्यूक्लियॉन्स के मास को हम जब कंसीडर करते हैं तब उसका मास नंबर निकल के आता है, या मास निकल के आता है। एटॉमिक मॉडल क्या है? सब जानते हैं, हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितने उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये सब आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्लियर है? दूसरी बात क्या है, अगर किसी का Z एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है, A उसके मास नंबर को डिनोट कर रहा है, तो एटम में क्या होगा? एटम को आप कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो बराबर है क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर Z है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑटोमेटिकली Z हो गए। अच्छा, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो क्या करेंगे? आपको पता है, एटम ऐसे लिखेंगे आप। एटम में ऊपर होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिनको हम बोलते हैं, क्या लिखिए? A से लिखिए। तो एटम को हम लिख लेते हैं X से या Y से, जो भी लिख लीजिए, ठीक है, Y से लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया मास नंबर, जिसको हम A से भी लिखते हैं, और बेसिकली A होता क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम। अच्छा, एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, और Z बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर आप न्यूट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो आप खुद ही देखिए कि आप A से Z को माइनस करेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रॉन बचेगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके भी निकाला जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? देखिए सिंबल इस तरह से लिखा जाता है, सिंबल में ऊपर मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। X इज द सिंबल है केमिकल एलिमेंट का, तो ऊपर मास नंबर रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट उसको बोलते हैं, नीचे वाले को सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का मॉडल, हाइड्रोजन एटम का मॉडल देखिए, बीच में प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ से क्या गायब है? न्यूट्रॉन। और जिस हाइड्रोजन एटम में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि न्यूट्रॉन भाई साहब गायब हैं, नहीं है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होता है प्रोटियम। क्या होता है? हाँ, प्रोटियम, ये प्रोटियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका एटॉमिक मास नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, क्योंकि मास नंबर भी प्रोटॉन से डिसाइड हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो 0 है ही नहीं, और एटॉमिक नंबर तो पहले ही प्रोटॉन से डिसाइड होता है। क्लियर? ये देखिए सोडियम भाई साहब हैं, सोडियम में ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं आपके, 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, क्लियर है। तो इसका मास नंबर क्या कहलाएगा? मास नंबर हो जाएगा 23। 23 मतलब ये देखिए इनका सम ना, 12 न्यूट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 23, और यही कहलाता है A, यही कहलाता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर अगर पूछेंगे तो क्या होगा? Z होता है, और Z होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो हैं 11। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ नहीं रहा है, लग रहा है समझ में आ रहा है, तो आंसर करो जल्दी से क्वेश्चंस का। न्यूक्लियॉन्स, ऑप्शन A, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ठीक है, मास नंबर।
क्या था सी वाला? अच्छा, हाँ सी वाला ऑप्शन, या ए और बी, सही कह रहा है ना? तो सर्टेनिटी के साथ चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस में होगा। नेक्स्ट, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो, जीरो न्यूट्रॉन, न्यूट्रल आइसोटोप्स। चलिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं देखिए ध्यान से। जैसे गाड़ियों के मॉडल होते हैं, गाड़ियों के मॉडल नहीं होते हैं कि ये जैसे कि hyundai है, hyundai के मतलब बहुत सारे मॉडल्स होते हैं ना, और मोबाइल में मॉडल होते हैं, एप्पल में बहुत से मॉडल हैं, सैमसंग में बहुत से मॉडल हैं। तो इस तरह से और भी आप लोगों का कोई भी फेवरेट चीज़ होगी उसमें भी देखिए हर चीज़ में मॉडल होते हैं। अच्छा, मॉडल में ये होता है कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, मॉडल अलग अलग है लेकिन कुछ चीज़ें कंपनी कॉमन है ना? कंपनी नहीं कॉमन है, कंपनी कॉमन है। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कंपनी कॉमन है, ठीक है। ये देखिए, ये कार्बन कॉमन है दोनों में। और क्या कॉमन है? 6 भी कॉमन दिख रहा है ना, मतलब Z कॉमन है। 6 का मतलब Z हुआ ना, Z कॉमन है। 6 मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब Z, यानी Z भी कॉमन है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये कंपनी कॉमन हो, यानी सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए, और दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा क्या है? ये गलत बात है भैया। एक तो सेम एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए, दूसरा ये कि उनका Z सेम होना चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो वो आइसोटोप कहलाएंगे एक दूसरे के, या उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन कंपनी है, कार्बन कंपनी के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स किस बेसिस पे कह रहे हैं? एक तो कार्बन के हैं, दूसरे उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है। क्लियर है? पहली चीज़ कि वो क्या बोलते हैं, हाँ कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बोलो भाई, वहाँ पे जाके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। माइक यूज़ करो, माइक यूज़ करो। डिस्टर्ब भी होता है ना, मुझे वहाँ देखना पड़ता है। ये कार्बन का दोनों की कंपनी सेम, यानी एलिमेंट सेम, और क्या सेम, एक कैरेक्टरिस्टिक भी और भी सेम है, वो है Z सेम है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, वो आइसोटोप्स। हाँ ये देखिए, अच्छा बाकी डिफरेंट है, देखिए M डिफरेंट है, मास नंबर A डिफरेंट है, सॉरी M नहीं, A डिफरेंट है। A देखिए अलग है यहाँ पे, इसका A अलग है, A1 A2 कह सकते हैं आप, A अलग है, ये 12 है, ये 13 है। इसका मतलब A अलग है, इसका मतलब न्यूट्रॉन अलग रहे होंगे, है ना। ये N1 है न्यूट्रॉन, इसमें N2 रहे होंगे, क्योंकि मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, और आपने प्रोटॉन पहले ही सेम कर दिए हैं। तो सोचो अगर प्रोटॉन दोनों में सेम है तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? यहाँ 6 हो गए न्यूट्रॉन, और यहाँ कितने हैं? 7 है। तो न्यूट्रॉन अलग होता है। इसका मतलब आइसोटोप्स में क्या सेम होता है ये तो हमें पता है, क्या अलग होता है ये पता है। न्यूट्रॉन अलग होते हैं ये पता है हमको। बोलो, ये समझ में आया? नेक्स्ट, ये देखिए 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स काफ़ी फेमस आइसोटोप्स हैं। पहला वाला तो हमने दिखाया था आपको। फेमस क्यों है? क्योंकि आइसोटोप्स क्यों हैं? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर जगह लिखा हुआ है, देखो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के सेम एटम में प्रोटॉन सेम होने चाहिए, Z सेम होना चाहिए। देखिए Z सेम है, आपको दिख रहा है, ये देखिए तीनों में एक ही एक है प्रोटॉन, ठीक है। तो इसलिए ये पहले वाले का नाम अभी दिखाया भी था, प्रोटियम होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ड्यूटीरियम, तीसरा ट्राइटियम। ट्राइटियम एक स्पाइडरमैन की मूवी में भी यूज़ करता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, क्लियर है, बताइए। अच्छा, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं ना ये तीनों? हाँ तो 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। कार्बन के भी हमने पीछे आपको दिखाए थे, कार्बन के भी 3 भी दिखा देते हैं आपको, 3 वाले भी। ये देखिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स कार्बन के भी होते हैं, ठीक है। कार्बन ये तो स्टेबल वाला होता है, पहला वाला ये जो है वो स्टेबल है, क्योंकि इसमें स्टेबल वो होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हों नंबर में। तो यहाँ बराबर है, 6 दिख रहा है आपको, ये भी 6 ये भी 6। बाकी दोनों में कम ज़्यादा है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पे देखिए। प्रोटॉन तो सब में बराबर रहेंगे अगर वो आइसोटोप्स हैं तो, सारे एक ही एलिमेंट के होने चाहिए और सबका Z बराबर हो। बाकी न्यूट्रॉन सबके अलग अलग होने चाहिए। तो कार्बन 13, कार्बन 14,
3 आइसोटोप्स हैं आपके कार्बन के। सर हाँ एक बार बैक करिए सर। क्या जरूरी है कि कार्बन के सिर्फ 3 ही आइसोटोप्स हो? हाँ, एज ऑफ नाउ, ओके सर। एज ऑफ नाउ, आगे डिस्कवर होते हैं तो और भी होंगे। ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स बहुत फेमस हैं। एक तो वो क्लोरीन कॉमन है, दूसरा प्रोटॉन दोनों में सेम है, न्यूट्रॉन अलग है। इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे क्योंकि न्यूट्रल है। तो C35 और Cl35 Cl37 याद रखिएगा इसको। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हम समझ गए। 2 तरह के आइसोटोप्स होंगे, अभी बताया भी था ये बात, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में क्या होगा, क्या बराबर होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, बताया था अभी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, तो वो उसमें बराबर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेबल मतलब ऐसी चीज़ों के आइसोटोप को आइसोटोप नहीं बोल सकते जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, बोल सकते हैं उसको स्टेबल आइसोटोप बोलेंगे, ठीक है। आइसोटोप तो वो भी होगा। अब देखिए अनस्टेबल में क्या है, अनस्टेबल में नंबर ऑफ प्रोटॉन काफ़ी, न्यूट्रॉन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, अनस्टेबल आइसोटोप्स जो होते हैं आपके। क्लियर है? हाँ, तो जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे रखा है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप इनको क्यों कहते हैं अभी हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन ये आइसोटोप्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा है। यानी इसमें एक क्वांटिटी तो सेम होगी ना, आइसोटोप होने के लिए एक चीज़ को तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, क्या सेम होगी, जेड सेम होगा ना फिर भी इनका। और ये दोनों उसके हैं आपके यूरेनियम के, दूसरी चीज़ ये सेम है, ठीक है। आते हैं आइसोबार्स में। ये बात याद रखना कि ये रेडियो एक्टिव क्यों है, ये तो खैर हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। आइसोबार्स उल्टा हो जाता है मामला। हाँ, आइसोटोप्स का क्या करो, फिर समझा दें। हाँ 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 हाँ, ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट होता है, वहाँ पे Z सेम था, यहाँ Z डिफरेंट है। Z डिफरेंट है तो A सेम होगा, इसका मतलब है, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल सोडियम और मैग्नीशियम का। और एक और चीज़ डिफरेंट है, देखो क्या डिफरेंट है, ये देखिए कंपनी अलग हो गई। हाँ, और इसीलिए ऊपर मेंशन भी है, देखो ध्यान से, ये देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो वहाँ पे सेम एलिमेंट के एटम लेते थे आइसोटोप्स में, यहाँ डिफरेंट लेंगे। बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन याद नहीं रहती लोगों को, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सोडियम मैग्नीशियम अलग अलग कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में जो नंबर है वो कोइंसिडेंटली सेम है। किस चीज़ का नंबर सेम है कोइंसिडेंटली, N+P का, N+P का नंबर कोइंसिडेंटली है ना। हाँ, A का बोल सकते हैं, A का नंबर सेम है दोनों में, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, ये एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसी वजह से प्रॉपर्टी अलग अलग हुई इनकी, है ना। इनकी प्रॉपर्टी इसी वजह से अलग, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन डिसाइड करता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका प्रोटॉन डिसाइड करेगा। अगर एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन चेंज हुआ तो समझ लो इलेक्ट्रॉन भी चेंज हुए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक में इलेक्ट्रॉन 11 है, दूसरे में 12 है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ तो अलग हो ही गई। इसी वजह से एटॉमिक नंबर की बेसिस पे आपकी पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, आपने पढ़ा होगा, इसीलिए अलग अलग रखे गए हैं वहाँ पे। तो कितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये चैप्टर केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, ये वाला रेडियो एक्टिविटी। अब उसको फिजिक्स में डाल दिया है, वरना देखा जाए तो कायदे से केमिस्ट्री का चैप्टर है एक ये, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल्स, तीनों अलग अलग कंपनी के, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्या सेम है इसमें, 40 देखो वहाँ पे। क्योंकि सर हाँ, सर जो एक्चुअली एटम्स हैं इनमें कोई से कोई प्रॉपर्टी सेम होगी, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, आई सपोज। नहीं, प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होंगे। प्रॉपर्टी तो एटॉमिक नंबर से आती है। हाँ, इसी इसी बेसिस पे तो हाँ, मास नंबर वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी।
पीरियोडिक टेबल पहले बनाई गई तो थी मास नंबर के बेसिस पे। मोजले कौन सी मोजले वाली बता रहे हैं? उससे पहले जो थी उनसे मेंडलीव ने तो एटॉमिक नंबर के बेसिस से बनाई है हैं। डॉबरीनर और क्या नाम था, ला एल से भी कुछ नाम था ना एक का, एल न्यूलैंड, हाँ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डॉबरीनर थे जिन्होंने वो ट्रायड्स वाली बनाई थी, ट्रायड्स वाले। ठीक है आगे चलते हैं। आइसोटोन्स, इसमें न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, बाकी सब डिफरेंट होगा। ठीक है, ये क्या फ्लिकरिंग हो रही है ना? इसमें न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। एक मिनट रुको, मैं यहाँ से चेक सही करता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अब सही है? तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, आइसोटोन्स। ये देखिए C614 कार्बन का एक आइसोटोन्स है और नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो ये इन दोनों में न्यूट्रॉन्स बराबर हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। इसमें भी कंपनी बदल जाएगी, ध्यान रखना, कंपनी खाली आइसोटोप्स में सेम रहती है। तो एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, जैसे ही प्रोटॉन बदलेगा कंपनी बदल जाएगी, है ना? अरे प्रोटॉन बदलेगा तो कंपनी बदल जाएगी। हाँ बस इतना ध्यान रखना, प्रोटॉन बदला कंपनी बदल जाएगी, बाकी सब। तो ये प्रोटॉन देखिए यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे प्रोटॉन 7 है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बदल जाएंगे क्योंकि वो अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बराबर होना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, बाकी सब अलग रहता है। Z और A दोनों डिफरेंट रहते हैं। ये देखिए, इनको देखा है कहीं? कौन है? नहीं, न्यूलैंड यहाँ क्या करेंगे? मैक्सवेल भी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैरी क्यूरी के हस्बैंड का नाम क्या था? हाँ भाई पता कर लो। नहीं वो नहीं है, वो भी नहीं है। मतलब सारे गेसेस कर लो तुम लोग कौन है ये। इनका फ़ोटो खींच के क्रॉप करके गूगल पे जो इमेज सर्च होता है उससे करो। इतना पता है इंसान नहीं, सबसे देखो यहीं पे दिमाग चलना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये उससे रिलेटेड हैं, है ना? ये तो दिमाग चलना चाहिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये भाई साहब उससे रिलेटेड होने चाहिए। अरे एकलव्य, तो ये इस चैप्टर, हाँ इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं ये। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी ही इन्होंने की थी। अब बताओ कौन है? अब सबका गूगल चल रहा होगा। कौन है ये? रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी इन्होंने की थी भाई। नहीं, हेनरी बैकरल, हेनरी बैकरल। देखो हम, होता क्या है, ये क्या देख रहे थे कि बहुत सारे न्यूक्लियस को ये ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी एटम्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उसमें इन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट को इन्होंने रैप करके रख दिया था, उसका यूज़ नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने उसको ब्लैक पेपर में कि ताकि वो ख़राब ना हो पाए, तो उसको रैप करके ऐसे रख दिया। तो डेलिकेट है, वो ख़राब हो सकती है, कोई भी रेडिएशंस उस पर पड़ गई तो। अच्छा, जिस पेपर में उसको रैप करके रखा था, ब्लैक पेपर में रखा था, और उसके ऊपर से उन्होंने एक यूरेनियम सॉल्ट का एक पेपर था उसको उसके ऊपर रख दिया। तो इन्होंने देखा थोड़ी देर में वो पूरी बैंड बज गई उसकी फोटोग्राफिक प्लेट की। उन्होंने कहा अरे ये मतलब कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो कोई रेडिएशन आ ही नहीं रही है। तब वहाँ से पता चला अच्छा जो यूरेनियम सॉल्ट था वो रेडिएशन एमिट कर रहा था, खतरनाक रेडिएशन एमिट कर रहा था। तो फिर इन्होंने कई सारे इस तरह के एटम्स को एनालाइज किया और देखा कि वो रेडिएशन एमिट करते हैं, लगातार स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस निकालते रहते हैं अपने अंदर से। पहले का मतलब बचपन से कहीं पढ़ा थोड़ी ना होगा इन्होंने, ये तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड था।
ऑब्जर्व किया। लगा था कि वो चीज़ यूरेनियम थी बट वो रेडिएशन हाँ बिल्कुल ठीक है, कि वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो रेडिएशन, फिर इन्होंने उस पर स्टडी की कि भाई क्या और भी इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो फिर वहाँ से ही रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, कि ऐसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी जो एक्टिवली रेडिएट करते हैं एनर्जी, इसलिए इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा गया। 1896 की बात है। उस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था, कोई बताएगा? एग्जैक्टली सेम बताओ। इसको कहते हैं हिस्ट्री। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं ना रिलेट करके कि इस टाइम वहाँ क्या हो रहा होगा, दुनिया में क्या हो रहा था, फिजिक्स में क्या हो रहा था, केमिस्ट्री में क्या हो रहा था, बायो में उस टाइम क्या हो रहा था ना, ऐसे पढ़ोगे ना पढ़ाई तो मज़ा आ जाएगा। बहुत बेरहम गवर्नर जनरल था वो। नहीं नहीं नहीं, कर्जन, हाँ कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे याद रखो, कुछ फेमस चीज़ें याद रहनी चाहिए, ऐसे तो रिलेट करने में आसानी रहती है। उसी टाइम पे हेनरी बैकरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर कर रहे थे। जब हम लोग इन लोगों से लड़ रहे थे, जब हमारा माइंड ही फ्री नहीं था, तो हम क्या डिस्कवरी करते हैं ना। हम तो इन्हीं से लड़ने में बिजी थे, सारी एनर्जी हमारी उधर ही लग रही थी, और बाकी दुनिया उस टाइम पे कितने काम कर रही थी। अगर हम भी कहीं फ्री होते तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी डिस्कवरीज उस टाइम पे हो जाती है ना। तो ये देखिए इस तरह से था, एक फोटोग्राफिक प्लेट थी, उसको उन्होंने इस तरह से ब्लैक पेपर में, हाँ ब्लर है भी, वो इमेज ब्लर ही है, तो उसको ऐसे रैप करके रख दिया। नीचे फोटोग्राफिक प्लेट है जो आपको दिख रहा है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये पेपर है जिसमें रैप करके रखा था, मतलब उसको बचाने के लिए। और ये वो भाई साहब यूरेनियम है जिन्होंने रेडिएशन निकाल के, और इसको ये देखिए आपको स्पॉट दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये तो दिख रहा होगा। हाँ, तो ये स्पॉट इसी वजह से आ गया। फोटोग्राफिक प्लेट वॉज अफेक्टेड व्हेन यूरेनियम सॉल्ट रैप्ड इन ब्लैक पेपर। ये जो यूरेनियम सॉल्ट था ये ब्लैक पेपर में रैप करके रखा गया था, तो उसके ऊपर रख दिया था उन्होंने उठा के इसको। तो मतलब ऐसे ही रख दिया होगा, या ऐसे, या हो सकता है चेक करने के लिए रखा हो, जो भी रीज़न रहे हो। From these observations, he concluded that uranium and its salts by themselves emit some kind of radiations which can pass through cover of photographic plate and affect it. मतलब इतनी खतरनाक रेडिएशंस थी, इतनी तगड़ी रेडिएशंस थी कि वो फोटोग्राफिक प्लेट के कवर को भी पेनिट्रेट करके निकल गई और उसको नुकसान पहुंचा दिया उसने। आप समझे, इतनी खतरनाक रेडिएशंस थी। इन रेडिएशंस का शुरू में नाम वही पड़ गया जो हमेशा से पढ़ता रहा है साइंटिस्ट के नेम पे। देखो क्या पड़ गया, बैकरल रेज। ठीक है, हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया तो उनके नाम पे पड़ गया बैकरल रेज। आगे जाके अविरल कोई रे डिस्कवर करेगा तो नाम पड़ जाएगा अविरल रेज, है ना। बढ़िया लग रहा है सुनने में अविरल रेज, रिजुल रेज, है ना। तो ये दोनों ही नाम बहुत अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ठीक है, उस हम आप आगे जाकर हो सकता है दोनों लोग कोई ना कोई ज़बरदस्त खतरनाक डिस्कवरी कर दें, है ना। रिजुल तुमने तो कुछ सोच रखा है कि कौन सी डिस्कवरी करेगा ये, क्यों रिजुल, क्या करना है आगे? हाँ नहीं, न्यूक्लियस के बारे में तुमने कुछ सोच रखा है शायद, कुछ बता रहे थे तुम। हाँ तो क्या मतलब पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे तुम, ऐसा कुछ बनाओगे, है ना। और अविरल? नहीं सोचना चाहिए। अविरल रेज कैसा है, अच्छा लग रहा है नाम, नहीं लग रहा है यस ठीक है, खतरनाक किलर, हाँ किलर, किलर नेम, किलर नेम। तुम आज से अपना नाम चेंज कर लो, अविरल रेज नाम रख लो, हो सकता है फ्यूचर में जाके ये नाम बन जाए। ठीक है, तुम कोई डिस्कवरी कर दो बड़ी सी। आगे चलते हैं। दीज रेडिएशंस जो थी वो, अब वो देखो, जो ये जो रेडिएशंस थी वो तीन तरह की थी। तीन तरह की थी, कौन कौन सी थी? एक तो पॉजिटिवली चार्ज थी, एक नेगेटिवली चार्ज थी, एक अनचार्ज थी। पता कैसे चला भाई, रेडिएशन निकल रही है तो उस पर फिर और एक्सपेरिमेंट किए गए पता करने के लिए क्या ये रेडिएशंस चार्ज्ड हैं, क्या ये अनचार्ज्ड हैं, या अगर चार्ज्ड हैं तो कौन सा चार्ज है इनके ऊपर, ये सब पता किया गया। चलो देखते हैं। ये देखिए, जो पॉजिटिवली चार्ज थे उनका नाम रख दिया अल्फ़ा, जो नेगेटिवली थी उनका नाम रख दिया बीटा, और जिन पे कोई चार्ज नहीं था उनका नाम रख दिया गामा। ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया गया। पता कैसे किया गया अभी देखेंगे हम। तो ये देखिए, अब होता क्या है, ये स्पॉन्टेनियस डिके हो क्यों रहा है। देखिए कोई भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं
उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और वो दोनों एक दूसरे को बांध के रखते हैं। कौन से फोर्स है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एक कमज़ोरी ये है कि ये भाई साहब डिस्टेंस से बहुत डरते हैं। किससे डरते हैं? उनके बीच की डिस्टेंस से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर से डराती है इनको कि देखो अगर हमको 2 से बढ़ाओगे ना तो हम 2 तमाचे नहीं मारेंगे तुम्हारे, कितने मारेंगे? 4 मारेंगे, ठीक है। हाँ, और 4 मारेंगे, वो भी उल्टा करके मारेंगे, क्योंकि उल्टा इफेक्ट होता है ना ये इसका। तो ये अगर डिस्टेंस 2 से बढ़ गई तो फोर्स 2 से कम नहीं होगा, 4 से कम होगा, तो इसलिए बहुत डराती है ये इनको। तो डिस्टेंस अगर बढ़ी तो क्यों? क्योंकि एक और फोर्स है वो तैयार बैठा है इनके ऊपर चढ़ने के लिए, उसको कहते हैं कूलॉम्बिक रिपल्शन फोर्स। कूलॉम्बिक रिपल्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझो ध्यान से। ये तो 10th में है ही नहीं, मतलब ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये 10th में भी नहीं है, इवन 12th में भी नहीं बताया जाता है। ये आगे जब आप फिजिक्स में कुछ आगे हायर स्टडीज़ करते हैं, जैसे मैंने की थी, तो वहाँ पे मैंने अपने 2nd ईयर 3rd ईयर में इस चीज़ें पढ़ी थी कि ये सब कुछ होता है। 12th में भी इतना डीप में नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पे कूलॉम्बिक रिपल्शन क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन भी तो है, और प्रोटॉन प्रोटॉन सेम चार्ज हैं, तो रिपल्शन होना है। क्लियर है? अब रिपल्शन होगा तो ये रिपल्शन को कौन ड्राइव करता है, कौन कंट्रोल करता है? कूलॉम्बिक रिपल्शन कंट्रोल करता है। अच्छा, ये कब तक अपना काम नहीं दिखा पाएगा? जब तक 2 बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस कम है। तो जब तक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम है तब तक ये भाई साहब डोमिनेट करेंगे, चढ़ बैठेंगे कि हम न्यूक्लियर फोर्स बहुत डोमिनेट करेगा और एटम को क्या करेगा? बांध के रखेगा, बिल्कुल उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको बांध के रखेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस कब बढ़ती है? जब इनका साइज बढ़ता है। साइज अगर इंक्रीज कर गया तो डिस्टेंस बढ़ती है, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स कम होता है। डिस्टेंस बढ़ेगी, आप देखिए ये रेसिप्रोकल है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो रिपल्शन आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, कूलॉम्बिक रिपल्शन। और ये कूलॉम्बिक रिपल्शन न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको डोमिनेट कर जाता है और न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। इतनी कहानी समझ में आई? लिमिट क्या है? क्या लिमिट? मतलब सर कहाँ तक हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर देता है कूलॉम्बिक रिपल्शन? अगर एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हुआ, 82 तक तो कंट्रोल रहता है। अगर एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ा, साइज इससे ज़्यादा बड़ा होना शुरू हुआ, तो उसके बाद जितने न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे सब कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे। उससे नीचे नीचे स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली। मतलब एटॉमिक नंबर को 82 मैक्सिमम लिमिट है। हाँ, मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो ये है, तो कूलॉम्बिक रिपल्शन एक्टिव हो जाता है और वो ओवरकम कर लेता है या डोमिनेट कर जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, और एटम हो जाता है, हिलने लगता है। भूकंप आ गया एटम में कि अब हम अनस्टेबल हो गए हैं। अब कोई भी चीज़ अनस्टेबल हो गई तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, वो चाहती है कि हम स्टेबल हो जाएं। स्टेबल होने का एक ही तरीका है भैया, जिसने तुमको अनस्टेबल किया है उसी को त्याग दो, है ना? किसने किया है? एक्स्ट्रा साइज ने किया है ना, साइज बड़ा कर दिया तुमने। तो जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन न्यूट्रॉन तुम्हारे अंदर घुसे हैं उन, हाँ, एक्सरसाइज करो, शाबाश, अपना वेट लॉस करो, फैट लॉस करो, है ना? तो अब ये भी फैट लॉस करता है, ठीक है, वेट लॉस करता है। यही वेट लॉस है इनका, डीके, ठीक है, ये वेट लॉस होता है इनका। और इस वेट लॉस में फैट, एक्स्ट्रा फैट, कार्ब सब कम हो जाता है बॉडी का। हाँ, बिल्कुल, ये ध्यान रखिए, रेडियो एक्टिविटी इज़ अ वेट लॉस एक्सरसाइज। और बहुत आसान है, नया टर्म हो गया, हम लोगों ने आज एक नया टर्म कॉइन कर लिया कि ये वेट लॉस एक्सरसाइज है। और वेट लॉस एक्सरसाइजेस बहुत तरीके से की जा सकती है। कार्डियो होता है, वेट ट्रेनिंग होती है, होता है ना, एरोबिक्स होता है। ये 3 तरह से होता है, तो 3 यहाँ भी हैं। ये देखिए अल्फा, ये वेट, ये वेट वाली है, ये वेट ट्रेनिंग है अल्फा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको लॉस करना है। अल्फा काफ़ी भारी होता है ना। अल्फा जब निकलता है तो 2 प्रोटॉन निकलते हैं, साथ में 2 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो सोचो कितना सब निकल गया आपका, मास नंबर से 4 से कम हो गया सीधे से। तो सबसे ज़्यादा आपको लॉस यहाँ पे ही होता है, इसका मतलब ये वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं आप यहाँ पे। उसके बाद गामा है, गामा में तो कुछ भी नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता, खाली एनर्जी निकलती है। तो इसको आप एरोबिक्स में डाल सकते हैं। क्लियर है? एरोबिक्स होते हैं, थोड़ा बहुत आपने उछल कूद मचाई और उससे ये हो गया। फिर तीसरा होता है आपका बीटा एमिशन। बीटा एमिशन में क्या होता है, इसको आप कार्डियो में रखिए, ठीक है।
कार्डियो में साइकिलिंग हो गई, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। कार्डियो में जो कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें वेट लिफ्टिंग ज़रूरी नहीं है, तो ये 3 एक्सरसाइजेज ये करता है ताकि ये क्या हो सके, फिट हो सके, फिट है ना, ताकि ये फिट हो सके, स्टेबल हो सके, ताकि इसको बीमारियां ना आए, ये स्टेबिलिटी रहे। हम भी तो इसीलिए करते हैं, तो यही है, समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये 3 तरह के एमिशंस करता है, ठीक है। सबसे तगड़ा एमिशन है अल्फा वाला, सेकंड पे आता है बीटा वाला, थर्ड पे आता है गामा वाला। हालांकि सबसे कम मास निकलता ही नहीं है गामा में। गामा जो होते हैं वो फोटोन होते हैं, हाई एनर्जी फोटोन होते हैं, और फोटोन आपको पता है मासलेस होता है, ठीक है, तो मास तो निकलेगा नहीं। हाई एनर्जी होते हैं, बहुत हाई एनर्जी। गामा वर्ड यूज हो रहा है, गामा मतलब क्या है, बहुत तगड़ा, बहुत जो है वो पावरफुल एनर्जी, हाँ हल्क, हाँ बहुत पावरफुल गामा वाले। और मास के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्फा है। मास सबसे ज़्यादा इसी का होता है जो बाहर निकलता है, लेकिन एनर्जी कम होती है। वही है, मास बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम बढ़ेगी तो मास कम होगा उस चीज़ का। तो गामा का मास सबसे कम है, बल्कि नेग्लिजिबल है, जीरो है कह सकते हैं आप, मासलेस है ये, तो इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। बीटा बेचारा बीच में लाई करता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई एनर्जी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक तरह के, जिनको बीटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के लिए ये सारी चीज़ें करता है वो। हम इसको बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे। हाँ, स्टेबल हो जाएगा, दूसरा बन जाएगा कोई और, किसी और में कन्वर्ट होके। हाँ, डिपेंड करता है डीके कैसा है, अलग अलग। अभी हम एग्जांपल देखेंगे ना, अभी एग्जांपल हमने इंक्लूड किए एग्जांपल्स कि कोई एलिमेंट था, जैसे बोरॉन है, बोरॉन डीके करके कार्बन बन जाता है, समझे, बोरॉन इसी तरह नहीं, और कार्बन डीके करके वो बन जाता है, नाइट्रोजन बन जाता है, कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली है क्या कि ऐसा नहीं है कि 82 के नीचे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया ही नहीं जाता है, 82 के नीचे भी पाए, एक्सेप्शंस होते हैं ना हर जगह, एक्सेप्शंस होते हैं, हाँ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं ना, तो एक्सेप्शंस यहाँ पे भी पाए जाते हैं। लार्ज बाय एंड लार्ज वो 82 के ऊपर ही मिलते हैं। इसीलिए आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कोई 200 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट देखा आपने क्यों नहीं है, रीज़न क्या है तो 1000 न्यूक्लियाई बने थे जब बिग बैंग हुआ था, कहाँ है वो, अनस्टेबल हैं, सब रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी, ठीक है, आ रहे हैं स्टेबल कंडीशन में वो। तो ये है रीज़न उसका। अभी बाकी डिटेलिंग है इसकी आगे, काफ़ी डिटेलिंग, आज टाइम हो गया है, मेरी अगली क्लास भी है, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में या कल एक्स्ट्रा क्लास लगाने की अगर मिला टाइम तो लगा लेंगे। अब रेडियो एक्टिव शुरू हुआ है तो फिर अच्छे से ही इसको करेंगे हम लोग।